तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। तो लॉज ऑफ मोशन का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था वो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे न्यूटन जी ने 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो आज का हमारा पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर। ओके, तो हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि वो होता क्या है। हम लोग उसके डेफिनेशन के पीछे नहीं, उसके कंसेप्ट के पीछे जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट गूगल पे मिल ही जाएगा, बट कंसेप्ट आपको यहीं पे मिलेगा। ओके, चलिए तो हम लोग अपना लेक्चर का शुरुआत करते हैं। आपको इसके अंदर लॉज ऑफ मोशन में जाने के पहले, मतलब कि आपको अगर फर्स्ट लॉ के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। ओके, वो कौन कौन सी 2 चीज़ें? एक तो आपको वेट एक तो आपको नॉर्मल रिएक्शन मालूम होना चाहिए, उसके बाद आपको टेंशन मालूम होना चाहिए। ओके, क्योंकि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो ज़्यादा कहीं दिए नहीं होते, बट जब नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन आपको मालूम होगा तो उसके बाद में न्यूटन्स के तीनों लॉ को पढ़ना और समझना दोनों बहुत ईजी हो जाता है। फिजिक्स बहुत सिंपल है, अगर आपको बेसिक्स मालूम है, सिर्फ बेसिक्स, तो बड़े से बड़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। अगर बेसिक्स नहीं मालूम है तो बड़ा से बड़ा समझ के भी क्या, मतलब कुछ नहीं होगा ना। वो सब समझ के भी समझेगा नहीं तो क्या होगा फिर। इसके लिए फिजिक्स सिर्फ बेसिक्स है, बेसिक समझ गए तो बड़े से बड़ा थ्योरम, डेरिवेशन कुछ भी समझ जाओगे तुम लोग। ओके, तो हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है हमने लिया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। ओके, क्या नाम है उसका? नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है देखो। अब जब कभी भी तुमको कोई भी एक सरफेस दिखे, नॉर्मल रिएक्शन होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये होता है मेरा नॉर्मल रिएक्शन। माई नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। कौन सा भी सरफेस हो, मेरा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर के सरफेस के बराबर होगा। लाइक अगर मेरा एक मास है mg है और इसके ऊपर एक वेट लग रहा है नीचे mg की तरफ ना, तो ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको नीचे खींच रहा है, फिर भी नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये सरफेस इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ये सरफेस क्या कर रहा है? ये सरफेस इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। इसलिए क्या हो रहा है, मेरा जो ब्लॉक है वो नीचे नहीं जा रहा है। मेरा जो ब्लॉक का वेट है, वेट इक्वल्स टू एम जी, इसको ये अर्थ इसको खींच रहा है, फिर भी नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये सरफेस इसको फोर्स लगा रहा है ना। क्योंकि अगर यहाँ से ये अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये रुका क्यों है? क्योंकि कुछ फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है ना, इसके लिए ये रुका हुआ है। ओके, चलो देखो इतना हमको समझ गया। और मेन बात क्या है, ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ओके, कैसा भी सरफेस हो, आप लोग नोट्स की टेंशन मत लो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अभी केवल कंसेप्ट पे समझने के ऊपर ध्यान दो। ओके, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलो सेकेंड, इट इज ऑलवेज वर्क इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ही नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। अगर वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। और यहाँ पे कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स में ही ये काम करता है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ओके, चलो अभी हम लोग अपना एक एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया ना। लाइक अगर ये मेरा एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे मेरी एक बॉडी है। अब इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा? सरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी सर्कुलर बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन बनता है तो वो सेंटर से ज़रूर पास होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ नॉर्मल रिएक्शन, तो ये जो है मेरा, ये सेंटर से पास होगा। ओके, कहीं पे भी बना हो आप नॉर्मल रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास होती है। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन को देख लिया। तो अभी हम लोग किसके ऊपर जाएंगे? हम लोग जाएंगे अपने टेंशन के ऊपर। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का,
फिजिक्स बहुत इजी है, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं और इसको एन से टेंशन टी। अब टेंशन टी किस में लगता है? टेंशन लगता है आपका स्ट्रिंग में लगता है, रॉड में लगता है, पुली में लगता है, चेन में लगता है। और एक बात और, ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अगर फील लेके पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए। ओके, तो स्ट्रिंग, रॉड, पुली, चेन। अब देखो टेंशन लगता कैसे, लाइक अगर यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे मैंने एक मास दे दिया आपको, मास m। ओके, तो इसका तो एक वेट mg नीचे की तरफ जाएगा। अब ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, ये ब्लॉक जो मेरा है ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स पहले से है, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स जो है यहाँ पर टेंशन टी पहले से बैठा हुआ, इसलिए मेरा जो ब्लॉक है वो नीचे नहीं गिर रहा है। टेंशन टी हमेशा कैसा होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, it is always away from the object, it is always away from the object। like ये देखो, ये मेरा मास m हुआ, ये मेरा स्ट्रिंग हुआ, इसका मास mg ये हुआ। अब मेरा जो स्ट्रिंग मैंने तुमको बताया, टेंशन क्या है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ना। तो ये देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या t, इसको ना हम लोग छाता मेथड ही बोलते हैं, क्या? अम्ब्रेला मेथड, अम्ब्रेला मेथड। यहाँ पे बैठ के तुम लोग छाता खोल लो, समझे? जहाँ पे टेंशन निकालना है वहाँ पे बैठ के छाता खोल लो, समझे? देखो अभी, चलो ये तो सिंगल मास के लिए हुआ, अगर वहाँ पे डबल मास हुए तो क्या होगा? बस कर लेता हूँ इसको। ये मास m1, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, मेरा मास m2, और यहाँ पे मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। तो मुझे इसमें ना टेंशन ड्रॉ करना है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टेंशन टी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहाँ से अवे ये मेरा T1, और यहाँ से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टेंशन T1। देखो ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब समझ लो कि मास के ऊपर जहाँ पे जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है ना, वहाँ पे एक छाता खोलना तुम लोगों को, एक एरो बनाना। देखो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे T लिया, यहाँ पे T1 लिया, इसका दूसरा रूल क्या आता है? when string changes tension is changes, tension is changes। जब भी मेरा स्ट्रिंग चेंज होगा वैसे ही मेरा टेंशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ये मास के साथ है और एक स्ट्रिंग ये मास के साथ है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग क्या है मेरे? डिफरेंट है। तो यहाँ पे टेंशन टी और यहाँ पे टेंशन T1। ओके, लाइक देखो अभी अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, पुली वाला, पूरे लॉज ऑफ मोशन में पुली, बहुत सवाल आएंगे, पुली से पक जाओगे आप लोग, एक टाइम ऐसा आएगा। इसका मास m1g नीचे जा रहा है, इसका टेंशन T ऊपर, ये मेरा m2g, टेंशन T। अब टेंशन सेम क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखना कि मेरा जो पुली है ना, पुली, दूसरा कलर लेता हूँ। मेरा जो पुली है, पुली इज ऑलवेज मासलेस और फ्रिक्शनलेस। सेम यही स्टेटमेंट मेरा जो है वो स्ट्रिंग के लिए भी आएगा, स्ट्रिंग इज ऑलवेज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ओके, तो हमने 2-3 स्टेटमेंट देखे अपने। टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सेकेंड व्हेन स्ट्रिंग इज चेंजेस देन टेंशन इज आल्सो चेंजेस, फिर ये वाला, ये थर्ड वन, और अपना फोर्थ वन, पुली इज ऑलवेज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग इज ऑलवेज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो इसको ना तुम लोग याद रखना, इसको ना ऐसे मतलब भूल मत जाना। ये रूल्स को फॉलो करने के बाद ही आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ओके, चलो, तो हमने क्या क्या देखा? नॉर्मल रिएक्शन देखा, टेंशन देखा। आई होप आपको अभी तक नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगर
आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को रिपीट करना वापस। अगर नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो ऐसा मत सोचना कि मेरे को समझ में नहीं आया। जो वीडियो आप देख रहे हो अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार रिपीट करो, आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये काम करता है, क्योंकि ये काम करता है। अगर आपने किसी वीडियो को 1 बार देखा, ओके, फिर भी नहीं समझा आपको, आपने 2 बार देखा फिर भी नहीं समझा आपको टॉपिक, 3 बार देखा फिर भी नहीं समझा, चौथी बार देखो समझेगा, 5वीं बार देखो समझेगा, एक बार वो समझ में आएगा ही आएगा, अगर सामने वाले ने ठीक से समझाया है आपको तो। ओके, चलो अभी हम लोग अपने नए कंसेप्ट पे जाते हैं, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या नाम है इसका? फ्री बॉडी डायग्राम। कभी भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसको बिना सिखाए चालू नहीं करना चाहिए, समझे? जिसने चालू किया मतलब वो आपको बना आ रहा है। चलो देखो, इसके 3 रूल्स होते हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखना। इसका सबसे बड़ा अजम्पशन होता है बॉडी ऑलवेज शुड बी इन पॉइंट मास। बॉडी को हम लोग हमेशा पॉइंट मास में ट्रीट करेंगे। वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। हम लोग को सारे फोर्सेस शो करने पड़ेंगे उस बॉडी के ऊपर, जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है। उसके बाद फोर्स, जहां से फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को जो देख रहा है ना बंदा, लाइक अगर आपके सामने एक सिस्टम है, ब्लॉक सिस्टम है, मास सिस्टम है, अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो आप देख रहे हो ना, तो वो रिफरेंस फ्रेम, वो रिफरेंस फ्रेम, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है उस फ्रेम के हिसाब से हम लोग फोर्स लगाएंगे। लाइक अगर मैं एक फ्रेम में हूँ, मेरे को दिख रहा है कि उसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन आप किसी और फ्रेम में हो, आपको वहां से दिख रहा है उसके ऊपर 6 फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तो फ्रेम मैटर करता है। ओके, चलिए, तो ये 3 रूल्स भूलना मत, इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। बॉडी बॉडी इज ऑलवेज इन पॉइंट मास, हम लोग उसके ऊपर सारे फोर्सेस शो करने होंगे, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो देखो, लाइक अभी फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आपको किसी का बना के दिखाता हूँ, तो हम लोग सबसे पहले मास का शुरू करते हैं। ओके, देखो मैंने एक ब्लॉक लिया मास m का। अब इसका जो एक मास है, अरे दूसरा कलर लेता हूँ, इसका जो मास है m g, एक इसका वेट नीचे की तरफ जा रहा है और इसका ये ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा है। अब मैंने क्या देखा, ऑलवेज कंसिडर एज अ पॉइंट मास ना, तो हम लोग इसको पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। तो पहला तो रूल ये मेरा एम जी, सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन एन, ये लग रहा है। ओके, लाइक ये एक सरफेस के ऊपर है, लाइक अगर ये किसी स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, m1 मास है, तो और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट के साथ यहाँ पे कंसिडर करिए मैंने m1 को। इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है, t लग रहा है, और यहाँ पे m1g लग रहा है, देखो। तो ये मेरा m1g और ये टेंशन t। अब ये सिंगल मास सब्जेक्ट के लिए, अगर वही मेरा डबल मास हुआ तो m1 m2। ओके, देखो यहाँ पे मेरा फोर्स कैसे एक्ट होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, मेरा m2g लगेगा, इसके ऊपर एक टेंशन लगेगा t, यहाँ पे भी सेम टेंशन लगेगा t, क्योंकि मैंने सेम बोला है जिस मास के ऊपर टेंशन लगाना है उसके ऊपर बैठ के छाता खोल दो। और इसके ऊपर एक टेंशन लगेगा t1, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गया तो मेरा टेंशन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये रूल मैंने आपको बताया। ओके, तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पॉइंट मास बना लिया m1 के लिए और पॉइंट मास बना लिया m2 के लिए। देखो अब इसके ऊपर ना हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम करना है। देखो इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है, इसके ऊपर t लग रहा है, फिर इसके ऊपर m2g लग रहा है, फिर इसके ऊपर क्या लग रहा है, देखो इसके ऊपर एक t1 यहाँ लग रहा है, उसके ऊपर एक t यहाँ लग रहा है,
प्लस इसका जो वेट है m1g ये भी तो नीचे जाएगा ना, तो ये इसका क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। और ऑलवेज रिमेंबर फ्री बॉडी डायग्राम के इक्वेशन में इक्वल्स टू में हमेशा फोर्स आता है, हमेशा फोर्स आता है। ये किसके में आता है, सेकेंड लॉ में आता है। ये मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। आप सोचते रहोगे ना फर्स्ट लॉ सिखा दिया जाता सेकेंड लॉ में घुस गए, नहीं। ऑलवेज रिमेंबर कि इसके रिस्पेक्ट में हमेशा क्या आता है, फोर्स आता है। वो भी कौन सा, एफ नेट आता है। क्या आता है, एफ नेट फोर्स आता है। ओके, तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ, देखो तो जो साथ में है ना सेम डायरेक्शन है उसको लिख लो पहले, T प्लस m1g, ये क्या है, अपोजिट में है माइनस T1 इक्वल्स टू कुछ ही नहीं है तो एफ नेट। अब ये पहले है कि ये पहले है जब तक बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होता तब तक। अगर मैं मान के चलता हूँ बॉडी का जो एक्सेलरेशन ए नेट है, मेरा बॉडी का स्टेडी है, वो जीरो है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, m इंटू ए नेट की वैल्यू मेरी जीरो, तो t प्लस m1g माइनस T1 को वहाँ लेके जाओ, T1 प्लस m1g इक्वल्स टू T1। ये मेरा क्या हुआ, इक्वेशन मिल गया मेरे को, समझे। एफ नेट, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए नेट को जीरो ले, क्योंकि मेरा सिस्टम क्या है, स्टेडी है, रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ओके, तो आपने अभी तक क्या क्या देखा, आपने देखा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, टेंशन क्या होता है, और एफबीडी क्या होता है। ओके, एफबीडी का ना एक दो केसेस और देखते हैं अपन। एफबीडी इतने में नहीं समझ में आता है। देखिए भाई, हम लोग एक पुली का केस लेते हैं। मेरा पुली है, ये मेरा M1, ये मेरा M2। ओके, देखो अब मैंने क्या बोला कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ, क्योंकि ये मास ज़्यादा है। मतलब M2 इज ग्रेटर देन M1, मतलब M1 का वेट M1 से M2 का वेट M1 से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है पुली के ऊपर से M2 नीचे जाएगा और M1 ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ये बन जाएगा M1g, इसके ऊपर एक टेंशन T यहाँ पे लगेगा, इसका टेंशन T, और इसका ये M2g। ओके, अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। और अगर इसका इक्वेशन देखता हूँ मैं, तो ये M2g, ये टेंशन T, और इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का नीचे की तरफ है। जब कभी भी आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता हो, यू नो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो उस केस में क्या करने का, यहाँ पर जो है आपका, ये देखो T, एक्सेलरेशन जिस साइड में हो उसको बड़ा बना देने का, एक्सेलरेशन जिस भी डायरेक्शन में हो उसको बड़ा बना देने का इक्वेशन में। अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ a माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब क्या, a में से b माइनस कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरा a क्या है, बड़ा है किससे, b से, a इज ग्रेटर देन b। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, t माइनस, देखो t माइनस m1g इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था, फोर्स आएगा। फोर्स मेरा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अगर मैं यहाँ से टेंशन निकालना चाहूँ तो m1a प्लस m1g, मेरे को m1 कॉमन निकालना पड़ेगा, a प्लस g। आपको केवल इक्वेशन निकालना सीखना है भी, ये तो कैलकुलेशन आप सीखेंगे आगे जाकर। ये देखिए, अब यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, m2g के साइड है, तो m2g मेरा बड़ा, फिर माइनस टी इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या बोला था मैंने, फोर्स उसके बराबर में होगा, और फोर्स को ऑलवेज मास इनटू एक्सेलरेशन में लिखना है, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं दिया है तो, समझे। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया तो आप पुट कर देना, नहीं तो आप एफ लिख के भी छोड़ सकते हैं, बट आई सजेस्ट। तो यहाँ पर m2g माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए, क्योंकि m2g क्या है, बड़ा है, इसके लिए उसको हमने पहले रखा। तो m2g माइनस एम ए इक्वल्स टू टी, तो t क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, m2, हाँ बराबर, ये m2 आएगा। यहाँ पे ये जो मास है ना, तो यही मास लेना है m इंटू ए में। ओके, तो m2g माइनस ए कौन है, ये हम लोग को दोनों t का इक्वेशन मिल गया, एक का m1 a प्लस जी, और एक t का इक्वेशन क्या मिला, m2
g माइनस ए। अब अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दोनों मास का रेशियो बताओ, तो m1 बाय m2 इक्वल्स टू a प्लस जी अपॉन a माइनस जी। जरा वेट बच्चों, हाँ वेट, चलो चलिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पुली का भी एक सिस्टम देख लिया ना। चलिए, तो अभी हम लोग अपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। उससे पहले मैं स्क्रीन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। आई लाइक ब्लैक कलर। ब्लैक, चलो। तो अभी हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम क्या है अपने, हैशटैग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें भी क्या उसका फर्स्ट लॉ। ओके, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, वो ये बोलता है कि उसके ऊपर लगने वाले जितने भी एफ नेट होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अगर उसका एफ नेट ज़ीरो है तो उसका जो नेट एक्सलरेशन होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, और ये दोनों बस, और क्या, यही दोनों, से ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर मेरा एफ नेट ज़ीरो है और ए नेट ज़ीरो है तो मेरा जो स्टेट है, स्टेट डज नॉट चेंज, स्टेट डज नॉट चेंज। ये मेरा इक्वेशन है। क्योंकि मेरा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, अगर मेरा बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, या फिर मेरा बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। उसमें भी स्टेट उसका क्या होगा, चेंज नहीं होना मांगता है। अब स्टेट चेंज कब नहीं होता, जब टोटल लगने वाला जो एफ नेट है, एफ नेट मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि आपने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा होगा एफ नेट, मैंने आपको बताया है F1 प्लस F2 प्लस जितना भी फोर्स लग रहा हो क्या होगा, टोटल ज़ीरो होगा। और अगर फोर्स ज़ीरो होगा तो मेरा नेट एक्सलरेशन तो ज़ीरो होगा ही। ओके, और इस वाले केस में, इस वाले केस में मोशन में जब मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो मेरी जो स्पीड, स्पीड में मेरी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो भी कांस्टेंट होगी। अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ना ही उसका स्पीड चेंज होगा और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। स्पीड में उसका क्या आ जाता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन, दोनों चेंज नहीं होंगी मोशन में। ओके, तो हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बस यही दो इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एफ नेट इक्वल्स टू ज़ीरो और ए नेट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपको डेफिनेशन के अंदर कभी नहीं दिखाई देगा इक्वेशन, तो छुप के बैठा होता है, आपको उसके अंदर ना दिखाई देगा ना आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ होता है। ये दोनों कंडीशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के ऊपर। और हाँ, इसका जो फर्स्ट लॉ है आप लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट करके लिख लेना यहाँ पे, कि इसका जो एफ नेट है वो ज़ीरो होता है, इसका जो ए नेट है वो ज़ीरो होता है। ए नेट किसके लिए होता है, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा। ओके, और जब एफ नेट ज़ीरो बोले तो यहाँ पे एक और वर्ड लगा सकते हैं हम लोग, उसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है m1, m है, मैं यहाँ पे f1 लगा रहा हूँ, यहाँ पे f2 लगा रहा हूँ, यहाँ पे f3 लगा रहा हूँ, यहाँ पे f4 लगा रहा हूँ, इतना लगाने के बाद भी अगर ऑब्जेक्ट का मेरा स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब मेरा इनडायरेक्टली एफ नेट जो लग रहा है वो ज़ीरो के बराबर है। ओके, तो ये हमने देख लिया। ये हमारा इतना सा क्या था, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। इसको हम लोग एक नाम से और जाते हैं, जो नाम होता है इसका लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, आपको एग्जाम में लॉ ऑफ इनर्शिया देके पूछ सकता है, तो आपको नोट्स के बारे में चिंता नहीं करना। अगर आपको अपने स्टेटमेंट में खुद लिखना है तो आप
इसको बना कर लिख सकते हो। आपको अपने स्टेटमेंट में लाइक एग्जाम में अगर पूछा तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज एन रेस्ट और it is in motion, it does not change its state until and unless unbalanced force apply on it। मतलब कि अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है तो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। या और इसके अप्रॉक्स में आप ये लिख सकते हो एफ नेट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए नेट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये दोनों इक्वेशन है उसके। अगर आप इसको वर्ड फॉर्मेशन में उतार सको अच्छे से तो, नहीं तो ये दोनों तो आप लिख सकते हो। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, इसके ऊपर लाइक अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला, आपको एक मास दिया हुआ है यहाँ पे m1 और यहाँ पे आपको दे दिया मैंने m2। ओके, और मैंने आपको बोला कि m1 की वैल्यू है 2 kg और m2 की वैल्यू है 3 kg और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन T का वैल्यू फाइंड करिए। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन T। देखते हैं, देखो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ पे एक टेंशन T बनेगा, यहाँ पे T1 बनेगा, यहाँ पे भी T1 बनेगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या मेरा हो गया, चेंज हो गया। तो थोड़ा लाइट कलर है। देखो, तो अगर मैं मास m1 के लिए लेता हूँ तो m1, इसके ऊपर टेंशन T, यहाँ पर ये T1 जा रहा है। ओके, और इसका खुद का वेट m1g डाउनवर्ड है। ओके, और यहाँ पर मेरा जो m2 है इसके ऊपर लग रहा है T1 और इसका खुद का वेट m2g नीचे की तरफ जा रहा है। अभी देखो, अब मेरा ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेडी पोजीशन में, मतलब नो एक्सेलरेशन, नो कुछ नहीं लग रहा है इसके ऊपर कुछ भी नहीं लग रहा। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो, कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। तो मतलब इसका जो एफ नेट है वो भी फिर आपको क्वेश्चन में लिख के दिया होगा कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है तो आपको इक्विलिब्रियम उसके अंदर लिखा हुआ होगा। हम लोग फर्स्ट लॉ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि अब तक जितने भी सिस्टम मिलेंगे हम लोग को वो क्या होंगे, वो इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, तो मेरा इक्वेशन इससे क्या बन जाएगा, अभी यहाँ पे क्या मेरा एफ नेट ज़ीरो है, तो आप दोनों साइड को क्या करो, इक्वेट कर लो। जब भी मेरा एफ नेट ज़ीरो हो तो आप दोनों साइड को इक्वेट कर सकते हो। तो टी इक्वल्स टू m1g प्लस T1 इक्वल्स टू m2g। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो m2 की वैल्यू कितनी मेरी 3 और g की वैल्यू कितनी मेरी 10। तो T1 कितना आ गया मेरा 10। यहाँ पे इसका लगा दो न्यूटन। ओके, और यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी मेरी 2 है, इसकी 10 है। T1 कितना मिला मेरे को, 30 न्यूटन मिला है। तो ये कितना बन जाएगा, 50 न्यूटन। ये मेरी T की वैल्यू आ गई। तो हम लोग को दोनों टेंशन की वैल्यू मिली है कितनी, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन और 50 न्यूटन। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, अच्छा सा एग्जाम्पल। यहाँ पे एक ऐसा रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है और एक रिजिड सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ले लिया, कितने केजी का, मान लो 3 केजी का ब्लॉक लिया मैंने, और इसको मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग से अटैच किया। इसको एक स्ट्रिंग से अटैच किया और इसको एक स्ट्रिंग से अटैच किया। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है मेरा, 30 डिग्री है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग के अंदर।
फाइंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ओके, अब टेंशन टी स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना है आपको, तो कैसे फाइंड करोगे आप? पहले तो आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होगा। आपने क्या किया, पहले मास m1 को, मास जो 3 kg है मास में, यहाँ पे अभी m लिख रहा हूँ, इसका m किसके बराबर है, 3 kg के बराबर है। आपको टेंशन टी फाइंड करना है। देखो तो यहाँ पे 3 kg है, तो यहाँ दोनों स्ट्रिंग क्या डिफरेंट, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर अलग अलग टेंशन लग रहा होगा। यहाँ पे मैं टेंशन टी बोल दे रहा हूँ और यहाँ पे टेंशन T1 बोल दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये मेरा मास m1 है, मास m है, तो इसका तो एक वेट इसके तरफ नीचे जा रहा होगा। ओके, इरेजर, और इसका एक टेंशन T1 यहाँ पर है और एक का डायरेक्शन यहाँ पर है, क्या, टेंशन T का। ओके, और यहाँ पर जो एंगल मिला ये देखो, अगर ये मेरा 30 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से भी मेरा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, तो मतलब ये एंगल कितना मिल गया मेरे को, 30 डिग्री का मिल गया। चलो देखो, अब आपने वेक्टर्स चैप्टर्स में रिजॉल्व करना तो पड़ा ही होगा कि रिजॉल्व कैसे किया जाता है। अगर मेरा टी है और ये टी 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे को, टी कॉस 30 डिग्री, और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या मिल जाएगा मेरे को, टी साइन 30 डिग्री। अब जब मेरे को इतना मिल गया तो मेरे को क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का सबके वैल्यूज़ मेरे को मिल गए। ये मेरा टी कॉस 30 डिग्री, ये मेरा टी साइन 30 डिग्री, ये मेरा T1 और ये मेरा mg। अब क्या करना है, मेरे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब a नेट 0 है, f नेट 0 है। तो क्या, मैं जब भी मेरा f नेट 0 होगा तो सिंपल सा है, सबको जो अपोजिट है उनको इक्वेट कर दो। तो mg इक्वल्स टू टी कॉस 30 डिग्री, टी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, √3/2, m की वैल्यू कितनी मेरी 3 kg इंटू, जी की वैल्यू ले लेता हूँ 10 इंटू 10, तो टी कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 इंटू 3 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, वेट वेट वेट, 2 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा मेरा 10 इंटू 5। अरे क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, वेट, इसको पेन को भी क्या हो गया, ये देखो 2 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई √3, तो ये मेरा कितना बन जाएगा। अब ये देखो मेरा 3 है, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू √3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, 20√3 मेरे टी की वैल्यू मिल गई मेरे को, किसकी मिल गई, टी की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को जब टी मिल गया तो यहाँ पे एक इक्वेशन और बन रहा है मेरा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू T1, टी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू T1, तो T1 इक्वल्स टू, टी कितना है मेरा 20√3 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो मेरा 10, तो T1 कितना मिल जाएगा मेरे को 10√3, कितना मिल जाएगा मेरे को 10√3। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया होता फाइंड द सम ऑफ बोथ टेंशंस, तो T1 प्लस टी इक्वल्स टू 20√3 प्लस 10√3, कितना बन जाता है 30√3 न्यूटन टोटल टेंशन। मैं Tn लिख लेता हूँ उसको। ओके, तो हमने 2 एग्जांपल्स देखे अच्छे अच्छे वाले, तो एक और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अपना एग्जांपल नंबर 3, लाइक ये इसके ऊपर है, एक इंक्लाइन प्लेन सरफेस के ऊपर। हाँ, आपको एक बात बता दो, जैसे अगर साइन 37 डिग्री, जैसे कि अगर किसी का 37 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ होता है थीटा, तो उसको उसका जो साइड्स होते हैं ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5, तो साइन 37 डिग्री कितना मिल जाएगा मेरे को, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5, और कॉस 37 डिग्री कितना मिल जाएगा मेरे को, कॉस 37 डिग्री कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मिल जाता है मेरे को 4/5। तो ये याद रखना हमेशा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं 3, 4, 5, मतलब
सीधे सीधे नंबर आते थे वो अपने टेबल्स के 3, 4, 5, तो तीनों के करस्पॉन्डिंग नंबर है। और इन ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी होते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और इक्वल्स टू में करेंगे तो 16 + 9 मेरा क्या होता है 25 होता है। और पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का जो एंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में होता है 37 डिग्री, तो इसको याद रखना। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर एक मास m दिया हुआ है आपको और बोला है कि इसको रिजॉल्व करो, और यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग है, और पूछा है इस स्ट्रिंग के टेंशन की वैल्यू, स्ट्रिंग के टेंशन की वैल्यू, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। इसके पहले आपको डायरेक्ट निकालना ना, इसका मतलब रिजोल्यूशन दिखा देते हैं कि रिजोल्यूशन होता कैसा है इसका। ये देखो, लाइक अगर ये मेरी बॉडी है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे थीटा है, तो इसको रिजोल्यूशन कैसे आता है ये देखो। इसका तो एक मास mg नीचे जाएगा। ओके, ये टेंशन t यहाँ पे रहेगा, तो इसका एक तो हम लोग को ये मिल गया, इसका टेंशन t और ये मास mg और सरफेस है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर में होगा। एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर में होगा। अब यहाँ पे क्या है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है मेरा 90 डिग्री का बन रहा है। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है मेरा 90 डिग्री का बन रहा है ना। अब देखो इसके बीच में जो मेरा एंगल बन रहा है कितना 90 डिग्री का। तो अब ये क्या है, मेरे को मैं इसको एक्स वाई एक्सिस की तरह काम कर सकता हूँ। लाइक अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ, यहाँ पर मेरा एन है, और उसको मैं वाई एक्सिस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। मेरा टी है, उसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और यहाँ पे कहीं एक mg लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं एक mg लगा हुआ है। तो ये देखो, ये जो टोटल एंगल है वो तो 90 डिग्री होगा ना। लाइक अगर यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, होल्ड कर थोड़ा। देखो, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट बनाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इतना पार्ट बनाता हूँ, ये पॉइंट मास है, तो मैं सरफेस के ऊपर भी रख सकता हूँ। सरफेस के ऊपर उसको इमेजिन करो, ये अगर मेरा थीटा है, तो ये कितना, और ये मेरा 90 है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टोटल एंगल कितना है मेरा मेरा ये टोटल एंगल कितना है, टोटल मेरा एंगल कितना है 90 डिग्री है। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा मेरा थीटा होगा। ये एंगल मेरा कितना होगा थीटा होगा। तो बस, तो मेरे को ये एंगल मेरा थीटा मिल गया, तो और क्या चाहिए मुझको। तो यहाँ पर मेरा क्या मिल गया, मेरे को थीटा मिल गया। ओके, तो हमेशा याद रखना, अगर ये थीटा है तो ये मेरा क्या होगा थीटा होगा। अब मैं अपने बॉडी को रिजॉल्व कर सकता हूँ। देखो, मेरा मास m, मेरा रिजिड सपोर्ट, इसमें टेंशन T, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन n, यहाँ पे मेरा वेट mg, यहाँ पे क्या है मेरा, ये मेरा थीटा और ये मेरा मेरा क्या है थीटा है ना। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, अब ये देखो, ये मेरा, अगर मैं इसको वेक्टर से रिजॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको वेक्टर से रिजॉल्व करता हूँ, तो जो साइड थीटा से अटैच होती है वहाँ पे क्या जाता है मेरा, वहाँ पे जाता है मेरा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को mg कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को mg साइन थीटा। तो इस mg की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझको मेरे बॉडी के ऊपर डायरेक्ट रिजोल्यूशन मिल गया है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट t लगा देता हूँ, ये टेंशन t, ये नॉर्मल रिएक्शन n, ये mg साइन थीटा, और ये mg कॉस थीटा। तो आज के बाद हमेशा याद रखना आप लोग, जब भी अगर इंक्लाइन प्लेन का सरफेस का सवाल आए और थीटा यहाँ पे दिया हो, थीटा यहाँ पे नहीं यहाँ पर दिया हो, तो हमेशा क्या याद रखना है,
हॉरिजॉन्टल में साइन थीटा और वर्टिकल में एम जी कॉस थीटा लगा देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या मिल जाएगा मेरे को, टी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा और एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ओके, तो ये तो आपको मिल गया। तो ये इक्वेशन में, चलो क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन क्या दिया था मेरा, देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या था मेरा कि यहाँ पर एक मास m है, यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है, मेरा टेंशन T, मास m, और यहाँ पे लिखा हुआ है 37 डिग्री, और मैं m की वैल्यू रख देता हूँ 1 kg के आसपास। चलो 1 kg। ओके, तो अब तो हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है रिजॉल्व करने के लिए कि आप करके दिखाऊँ यहाँ पर वापस। मेरा n होगा, ये मेरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मेरा क्या होगा, t के बराबर में एम जी साइन 37 डिग्री, और ये मेरा एम जी कॉस 37 डिग्री, यही मेरा क्या होगा 37 डिग्री होगा, ये मेरा एम जी होगा। ओके, तो t इक्वल्स टू एम जी साइन 37 डिग्री, m की वैल्यू कितनी मेरी 1 kg, तो 1 g की वैल्यू ले ली मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 10 इंटू साइन 37, मैंने क्या बताया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैंने क्या बताया था, ये मेरा 3 4 5 एंगल कितना है 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री कितना होता है मेरा, साइन 37 डिग्री होता है 3/5, और ये 5 2 10 मतलब 6 न्यूटन टी की वैल्यू। ओके, अब टी की वैल्यू मिल गई। अब नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू निकालते हैं। एन इक्वल्स टू एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10, पर कॉस 37 मतलब 4/5, 5 2 मतलब 8 न्यूटन। तो मेरे को टी की वैल्यू कितनी मिली 6 न्यूटन, और एन की वैल्यू कितनी मिली 8 न्यूटन, ये दोनों मेरे को वैल्यू मिल गई। तो ये दोनों वैल्यू हमको मिल गई 6 न्यूटन और 8 न्यूटन। अगर आपसे फिर से इसका सम पूछ ले तो टी प्लस एन 8 + 6 इक्वल्स टू 14 न्यूटन। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करवा के दे देता हूँ, और इसके नोट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स की चिंता ना करें। ओके, चलो तो फिर से रिकैप करके लेते हैं कि हमारा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है मेरा, एफ नेट 0 होता है, ए नेट भी 0 होता है, और एक और होता है स्टेट चेंज नहीं होता है, स्टेट चेंज नहीं होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके पहले क्या देखा था हमने, एफबीटी देखा था। एफबीटी के अंदर क्या कंसिडर करना है, हमेशा पॉइंट मास, हम लोग को सारे फोर्सेस शो करने हैं, हम लोग क्या करने, सारे फोर्सेस शो करने हैं अपने। ओके, तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक और देखा था एफबीटी में कि एक्सलरेशन का डायरेक्शन, एक्सलरेशन का डायरेक्शन क्या है, पुली वाले केस में एक्सलरेशन का डायरेक्शन भी मेन होता है। ओके, तो एफ बी डी हो गया अपना। और क्या देखा था हमने, नॉर्मल रिएक्शन देखा था। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर में होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सरफेस कैसा भी हो, चाहे अगर सर्कुलर भी हुआ तो भी क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर में होगा। इसके बाद हमने क्या देखा था, टेंशन देखा था। टेंशन में क्या होता है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट मेरा क्या होता है, टेंशन होता है। ओके, तो जाते जाते मतलब अभी तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पूरा पढ़ ही लिया न्यूटन्स का, तो एक कॉमन सा हम लोग क्वेश्चन देख के जाते हैं, लाइक क्विक पूरी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ना हम लोग टेंशन और एक्सेलरेशन निकालते हैं। अभी तो आप सबने सब सीख ही लिया, तो बहुत सिंपल ही होगा। मेरा m1, मेरा m2, यह आपके सेकेंड लेक्चर में इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सेकेंड लॉ अच्छे से पढ़ने के बाद। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर से क्या बोल दिया मैंने, m2 इज ग्रेटर देन m1 है। यहाँ पे टेंशन T लग रहा है इसके ऊपर, तो आपको T की वैल्यू बतानी है। तो T की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए इतना पढ़ने के बाद में। ये देखिए मेरा m1a है, तो मेरा m2 है। अब इसमें क्या है,
एक्सलरेशन मैंने बता रखा है कि ये ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, मतलब मेरा जो ए नेट है वो 0 नहीं है, तो मतलब मेरे जो तो फिर मेरा जो एफ नेट होगा वो भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। जब मेरा एफ नेट 0 नहीं होगा तो इस साइड में क्या आएगा, मेरा एफ आएगा या एम इंटू ए आएगा। ओके चलो, तो मैंने पॉइंट मास लिया यहाँ पे m1, मेरा m2, m1 का ये m1g जा रहा है, ऊपर टेंशन t, ये मेरा m2g और ये ऊपर टेंशन t। अब इक्वेशन का दोनों का डिसाइड कौन करेगा, ये एक्सलरेशन डिसाइड करेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, एक्सलरेशन डायरेक्शन में t है, मतलब t बड़ा है यहाँ पे, t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a। m इंटू ए में जो जिस मास पे एक्ट हो रहा है उसी मास पे लगाना है m1a। इसके बाद यहाँ पे क्या है, m2g माइनस टी, क्योंकि एक्सलरेशन इसके साइड है इसलिए m2g बड़ा इक्वल्स टू m2a। मेरे को क्या मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिल गया मेरे को। अब क्या करना है, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन कर देता हूँ, t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, फिर m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a। अब देखो t से t मेरा कैंसिल हुआ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, m2g माइनस m1a, और यहाँ पे m1a प्लस m2a, तो यहाँ पे वेट यहाँ पे g आएगा, g, तो g और a कॉमन निकाल लो, m2 माइनस m1, और यहाँ पे क्या करो, ये कॉमन निकाल लो, m1 प्लस m2 इंटू a, और अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा मेरे को, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। मेरे को क्या मिल गया, मेरा एक्सेलरेशन मिल गया। अब ये देखो मेरे को एक्सेलरेशन मिला। अब इतने से काम के बाद में यहाँ पे आप t निकाल सकते थे, t इक्वल्स टू m1a प्लस m1g, m1 कॉमन ले लो, a प्लस g। अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू पुट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, a की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो m1 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी और ए प्लस जी ना। तो इक्वेशन थोड़ा क्या होगा, बड़ा बन जाएगा अपना, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, t इक्वल्स टू m1 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये मेरा क्या है प्लस जी। मैंने एक ही वैल्यू लिखी है वहाँ पे। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, जी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो m1 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अंदर ना केवल बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो इससे बड़ा बड़ा डेरिवेशन आप लोग क्योंकि इसके अंदर अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आपके ना, तो बाद में सब सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं बचता है इसके अंदर। फिर m1 प्लस m2 प्लस 1 इंटू जी, इसको वहाँ पे भेजो एलसीएम लेकर, m1 m2 माइनस m1 प्लस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पे देखो m1 से m1 कैंसिल, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, m1 इंटू 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 फंक्शन t इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को, इंटू जी है ना, ये 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये मेरे को आगे मेरे t की वैल्यू मिल गई, ओरिजिनल वैल्यू मेरे t की पूरी वैल्यू। तो ये एक फॉर्मूला है पुली का, फ्रिक्शनलेस पुली का फॉर्मूला है ये, तो इसको आप याद करके ले लो। तो जब हम लोग इसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे तब इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे कि और कैसे कैसे टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं इसके अंदर। ओके, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर दें। फिजिक्स 1 में 11th के सबसे लेंदी चैप्टर, सबसे मस्त चैप्टर है केवल लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। ये जो है ना, ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन, इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, इसके अंदर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है, प्लस रोटेशनल डायनामिक्स भी आता है। इसके अंदर आपका रोटेशनल डायनामिक्स भी आता है, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ। पहले क्या था, ये दोनों चैप्टर अलग अलग थे, ये पहले फोर्स के नाम पे था और ये रोटेशनल के नाम पे था। ये चैप्टर पहले बच्चों को 12th में मिलते थे, मतलब ओल्ड सिलेबस में, और ये फोर्स 11 में मिलता था। ओके, तो इसके अंदर कुछ नए कंसेप्ट ऐड करके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में डाला है।
और 12 का तो पूरा का पूरा रोटेशन उठा के यहाँ पे डाल दिया आपको। तो आपको दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन किया जिसका नाम दिया लॉज ऑफ मोशन। तो डोंट वरी, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, पढ़ने में मज़ा आएगा मेरे साथ में। आपको आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, चलो तब तक के लिए